ये कहानी एक छोटे लड़के मोरी की है जो अपनी माँ को देखने का सपना देखता है। एक ऐसी माँ जिसे उसने कभी नहीं देखा। उसे नहीं पता कि वह कैसी दिखती है, कहाँ है, या वह उसे कभी मिलेगा भी या नहीं। लेकिन उसका दिल उसे बताता है कि उसे ढूंढना चाहिए। अपनी माँ की तलाश में वह अकेले ही एक अजीब और खतरनाक दुनिया में निकल पड़ता है। ये दुनिया इंसानों से ज्यादा राक्षसों और अजीब जीवों से भरी है। अब कहानी शुरू करते हैं। एक अंधेरे कमरे में कई सैनिक कुछ खोज रहे हैं। उनके हाथों में बंदूकें हैं और वे उन्नत तकनीक से लैस दिखते हैं। वे हर कोने को ध्यान से देखते हैं। एक सैनिक एक खास मशीन से पूरी जगह स्कैन करता है। फिर अचानक वे उसे ढूंढ लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके बाल बहुत लंबे थे। उसके हाथ पैरों पर पुराने घाव थे। जब उसने सैनिकों को देखा तो उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों आ गए। वह जोर से गरजता है जैसे कोई जंगली जानवर। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक बहुत तेज थे। उन्होंने बिना कोई गोली चलाए एक जाल उसके ऊपर फेंक दिया। बच्चा फंस गया। अब हम एक रोशनी से भरा कमरा देखते हैं। एक नर्म बिस्तर, एक कंघी और एक खिड़की जिससे धूप अंदर आ रही है। वही बच्चा अब बिस्तर पर लेटा हुआ है। सूरज की हल्की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह धीरे धीरे उठता है और हैरानी से इधर उधर देखता है। उसके लंबे बाल अब छोटे हो चुके हैं। शायद सैनिकों ने काट दिए थे। उसे कुछ समझ नहीं आता, ये जगह कहाँ है। फिर हम देखते हैं ये एक अनाथालय है। यहाँ उन बच्चों को लाया जाता है जो युद्ध में अपने माता पिता को खो चुके हैं। यहाँ उन्हें खाना, कपड़े और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दी जाती है। लेकिन मोरी इस जगह को अजनबी महसूस करता है। अकेलापन। मोरी अक्सर अकेला बैठा रहता है, कभी एक पहाड़ी पर, कभी खुले आसमान के नीचे। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता। वह बस सोचता रहता है, मैं यहाँ क्यों हूं। नए दोस्त। एक दिन कुछ छोटे बच्चे उसके पास आते हैं। तुम हमारे साथ खेलोगे? वे मुस्कुराते हुए पूछते हैं। मोरी चुपचाप उनकी ओर देखता है। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। फिर अचानक उसने अपनी आंखें झुका दी। एक खिड़की से देखती लड़की। इसी बीच अनाथालय की एक खिड़की से एक लड़की उसे देख रही थी। उसकी एक टांग में चोट थी। उसने अपनी सहेली से पूछा, क्या वह लड़का बोल सकता है? सहेली ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उसने अभी तक बोलना नहीं सीखा। लड़की ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, वह तो बिल्कुल मोगली जैसा है। कुछ समय बाद एक दिन अनाथालय के बच्चों को उनके स्पॉन्सर्स की चिट्ठियां मिलती हैं। हर कोई बहुत खुश था। मोरी बस खड़ा होकर देख रहा था। वे सब इतने खुश क्यों हैं? तभी अध्यापिका उसके पास आती है और कहती है, मोरी, तुम्हारे लिए भी एक चिट्ठी आई है। मोरी चौंक जाता है। मेरे लिए? लेकिन किसने भेजी? वह धीरे से चिट्ठी पकड़ता है। ठीक उसी समय उसकी दोस्त, वह लड़की जिसके बाल नारंगी थे, वह अचानक रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। यह क्या हुआ? मोरी सोचता है। लड़की जल्दी से भागती है और अपने छोटे से कमरे में चली जाती है। मुझसे दूर रहो। वह धीरे से उसके पीछे जाता है। उसका दोस्त रो रहा था और मोरी नहीं जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए। वह उसके पास पहुंचता है, लेकिन लड़की अचानक चिल्लाती है, मुझसे दूर रहो। लड़की का दिल किसी गहरे दर्द से टूट चुका था। वह इतनी उदास थी कि किसी को भी अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। लेकिन मोरी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह उसे हंसाकर ही रहेगा। वह गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा खेलते हुए घूमता है। लड़की अब भी रो रही थी, लेकिन उसे मोरी की हरकत देखकर थोड़ा अजीब लगा। उसने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और सोचने लगी कि वह क्या कर रहा है। मोरी को देखकर भी जब वह खुश नहीं हुई तो उसने अपनी जेब टटोली और आधा टूटा हुआ बिस्किट निकाला। वह मुस्कुराया और वह बिस्किट लड़की की तरफ बढ़ा दिया, यह सोचकर कि शायद इससे वह रोना बंद कर दे। लड़की कुछ पल बिस्किट को देखती रही। यह बस आधा बिस्किट था। क्या यही सब कुछ था जो मोरी के पास था? लेकिन जब उसने मोरी के चेहरे की ईमानदारी देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसके आंसू धीरे धीरे कम होने लगे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मोरी के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था,
लेकिन उसकी कोशिश ने लड़की को यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है। लड़की ने बिस्किट को हाथ में लिया। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। वह रुंधे हुए गले से बोली, 7 दिन हो गए, लेकिन मेरी माँ मुझे लेने नहीं आई। शायद उसे लगता है कि मैं दिन गिन नहीं सकती, लेकिन मैंने हर दिन गिना है। 7 दिन बीत चुके हैं और उसने मुझे एक भी चिट्ठी नहीं भेजी। उसकी आवाज़ टूट गई। वह फिर से जोर जोर से रोने लगी। उसकी उदासी पूरे कमरे में भर गई। मोरी, जो अब तक उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, चुपचाप उसके पास बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ के पास चुपचाप बैठ गया, जैसे उसे यह दिखाना चाहता हो कि वह अकेली नहीं है। लड़की ने उसे देखा, फिर आंसुओं के बीच हल्का हंस पड़ी। तुम बहुत अजीब हो मोरी, उसने सिसकते हुए कहा। उसके दिल में एक हल्की गर्माहट महसूस हुई, दुख और खुशी के बीच का एक अनोखा एहसास। कुछ देर बाद जब वह थोड़ा शांत हुई तो उसने अपनी आंखें पोंछी। उसने बिस्किट को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं इसे नहीं खा सकती, तुम चाहो तो ले लो। मोरी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने लड़की को देखा, फिर बिस्किट को। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने दुख के बीच भी वह उसे कुछ देने के बारे में सोचेगी। मोरी की नजरें बिस्किट से हटी ही नहीं। उसका मुंह पानी से भर गया। जब भी लड़की बिस्किट को इधर उधर करती, उसकी आंखें उसी दिशा में चली जाती। उसकी भूख साफ छलक रही थी। लड़की ने यह देख लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे दोनों हंसने लगे। उनके साए दीवार पर झिलमिलाने लगे, जैसे उनकी उदासी धीरे धीरे दूर हो रही हो। कुछ देर बाद लड़की को मोरी की चिट्ठी याद आई। लाओ, मैं पढ़ दूं, उसने कहा, यह समझते हुए कि शायद मोरी पढ़ नहीं सकता। मोरी जल्दी से उसके पास आ गया और कागज की ओर टकटकी लगाए देखने लगा। लड़की ने चिट्ठी खोली और पढ़ा, नमस्ते। बस इतना ही लिखा था। लड़की ने हैरानी से भौहें चढ़ा लीं। बस इतना और कुछ नहीं? उन्होंने चिट्ठी को रोशनी में ऊपर उठाकर देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि उसमें कुछ और लिखा तो नहीं। अचानक लिफाफे से कुछ गिरा और जमीन पर आ गया। मोरी की तेज नजरें तुरंत उस ओर गईं। वह छत से झुककर उसे उठा लिया। वह एक सुंदर नीला फूल था, नाजुक और हल्की रोशनी से चमकता हुआ, जैसे उसमें कोई खास जादू छुपा हो। मोरी उसे देखकर दंग रह गया। उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और आश्चर्य से निहारने लगा, जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत चीज देखी हो। रात का दृश्य। मोरी अपने बिस्तर पर लेटा था। कमरे में बाकी सभी बच्चे गहरी नींद में थे, लेकिन मोरी अब भी जाग रहा था, फूल को अपने हाथों में थामे हुए। उसने उसे निहारते हुए हल्की मुस्कान दी। फिर उसने फूल को सूंघा और उसकी खुशबू इतनी मीठी थी कि उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी जादुई बगीचे में पहुंच गया हो। मोरी मीठी नींद में खो गया। तभी बड़ी घंटी फिर से बजी और एक लड़की खुशी से चिल्लाते हुए उसके पास आई। उसने मोरी को एक नया पत्र दिखाया। इसी बीच लाल बालों वाली औरत ने उसे ढेर सारे तोहफे दिए और हंसते हुए कहा, मोरी, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। जब उसके दोस्त आए तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मोरी के चारों तरफ उपहारों का ढेर लगा था। लाल बालों वाली लड़की ने उसका पत्र उठाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके अक्षर टेढ़े मेढ़े थे और शब्द बहुत ही साधारण थे। बाकी दोस्त मजे से उसके उपहार देखने लगे। एक गुड़िया थी जो बात कर सकती थी और एक डिब्बा भरा हुआ था रंग बिरंगे क्रेयॉन से। वे सोचने लगे, आखिर कौन है जो मोरी को इतने सारे तोहफे भेज रहा है? शायद कोई बहुत अमीर है, या फिर इसके पीछे कोई राज छुपा है। रंग बिरंगे क्रेयॉन चमक रहे थे। मोरी का ध्यान उन्हीं पर अटक गया। वह उत्सुकता से एक खाने ही वाला था कि उसके दोस्तों ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मोरी, ये खाने के लिए नहीं होते। लाल बालों वाली लड़की ने हंसते हुए उसे दिखाया कि क्रेयॉन से कैसे ड्राइंग बनाते हैं। जैसे ही उसने इसे कागज पर चलाया, मोरी की आंखें चमक उठीं। ओह, ये तो जादू जैसा है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मौसम गर्म था तो बच्चों ने कपड़े धोने में मदद करने का फैसला किया। वे अपनी पैंट ऊपर करके छोटे छोटे पैरों से कपड़े रगड़ने लगे। कुछ तो खेल खेल में मस्ती करने लगे। लाल बालों वाली लड़की को समझ नहीं आया कि इसमें मजा क्या था। तभी मोरी ने जैसे ही कपड़ों पर जोर से पैर रखा, छोटे छोटे रंग बिरंगे झाग बनने लगे। मोरी खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अगली ही पल उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से बाल्टी में जा गिरा। तभी किसी ने लाल बालों वाली लड़की को पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। औरत ने प्यार से आवाज दी। लाल बालों वाली लड़की कुछ पल के लिए चौंक गई, फिर वह दौड़ पड़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी मां को जोर से गले लगा लिया। मां! बाल्टी फिर से उलट गई और पानी चारों ओर फैल गया, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। बाकी बच्चे टकटकी लगाए ये प्यारा नजारा देख रहे थे। मोरी भी बस वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अगले दिन रिना की आंखें सूजी हुई थीं। वह बहुत रोई थी। उसने मोरी का हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अपना ध्यान रखना और खाना धीरे धीरे खाना, वरना तुम्हारे पेट में दर्द होगा। फिर उसने अपने जूते उतारे और मोरी के हाथ में रख दिए। नंगे पैर मत घूमना, ठीक है? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन तभी उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। उसने जल्दी से मोरी को कसकर गले लगा लिया और रोते हुए कहा, तुम्हें हमेशा खुश रहना है। मोरी भी मुस्कुरा दिया। उसने भी उसे उतनी ही मजबूती से गले लगा लिया। कुछ समय बाद रिना अपनी मां के साथ खड़ी थी। बाकी अनाथ बच्चे उसे अलविदा कह रहे थे। मोरी चुपचाप सब देखता रहा। कुछ कहे बिना वह वापस अपनी पसंदीदा पहाड़ी पर चला गया। रिना के जाने से उसके दिल में एक खालीपन आ गया था, लेकिन फिर भी उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास अब भी वे तोहफे थे जो कोई खास व्यक्ति उसे भेजता था। वह गर्म और मुलायम लबादा जो सूरज की तरह आरामदायक लगता था। वह रंग बिरंगा क्रेयॉन और प्यारी सी गुड़िया जो हमेशा उसे हंसाते थे। वे प्यारे प्यारे पत्र जिनसे जंगली फूलों की हल्की महक आती थी। मोरी ने वह पत्र उठाया और उसकी खुशबू सूंघी। अचानक उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। उसे वह दिन याद आया जब उसके दोस्त सोच रहे थे कि आखिर ये उपहार भेजने वाला कौन है। मोरी हल्का सा मुस्कुराया। उसका दिल थोड़ा हल्का लगने लगा। छोटे छोटे हाथों से अपना सामान समेटा और उस बैग में रखा जो उसके दोस्त ने दिया था। उसने एक आखिरी बार अनाथालय की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। फिर वह आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने रास्ता पार किया, उसे सामने रेलवे ट्रैक दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद ये रास्ता मुझे मां तक पहुंचा दे, और बिना कुछ सोचे समझे पटरियों के साथ चल पड़ा। पास ही कुछ गायें आराम कर रही थीं। एक गाय सूखी घास खाने के लिए झुकी और उसकी लंबी जीभ अचानक मोरी के चेहरे को छू गई। मोरी चौंक कर जाग गया और जल्दी से अपने बाल झाड़े। अभी मैं कहाँ हूं? उसने खुद से पूछा। वह एक ट्रेन में था। दरवाजे से बाहर देख रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह ट्रेन उसे बहुत दूर एक अनजान सफर पर ले जा रही थी, अपनी मां से मिलने के सफर पर। जब ट्रेन रुकी, मोरी नीचे उतरा। उसने चारों ओर देखा। बस रेगिस्तान था, अनंत रेत और कुछ बिखरे हुए पत्थर। अचानक उसे दूर से एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ तेजी से पास आ रहा हो। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर धूल का एक बड़ा गुबार उठ रहा था। कोई बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। जब वे करीब आए तो मोरी की आंखें डर से बड़ी हो गईं। वे अजीबोगरीब लोग थे, बिल्कुल इंसानों की तरह नहीं, बल्कि कुछ अलग। वे बाइकों पर सवार थे और उनके हाथों में बड़े बड़े हथियार थे। मोरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत तेज थे। एक पल में ही उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। एक ऊंची चट्टान पर खड़ा एक और अजनबी उन्हें देख रहा था। उसकी लाल त्वचा थी, सफेद बाल थे और उसने काला जैकेट पहन रखा था। नीचे खड़े अजनबियों ने मोरी को गौर से देखा। एक ने कहा, क्या ये सच में इंसान है? इसे देखो, बिल्कुल किसी जानवर की तरह बैठा है। दूसरा बोला, इतना छोटा है, इसे बेच सकते हैं क्या? मोरी के अंदर डर बढ़ता जा रहा था। फिर एक और अजनबी हंसते हुए बोला, क्यों न इसका थोड़ा सा स्वाद चख लें। इतना छोटा है कि अगर एक टांग भी गायब हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मोरी पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक और एलियन ने उस अजनबी को जोर से धक्का दे दिया। तुझे इसे छूने की इजाजत किसने दी? उसने गुस्से में कहा। डर के मारे वह एलियन जल्दी से माफी मांगने लगा और उसे बॉस कहकर पुकारा। बॉस ने मोरी की ओर देखा और हंसते हुए बोला, इतने छोटे में तो कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन फिर वह अचानक चुप हो गया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। अचानक धड़ाम, एक एलियन का सिर फट गया। खून रेत पर गिरा और बाकी सब डर से जम गए। किसी ने गोली चला दी। सबने चारों ओर देखा। दूर से एक और अजनबी उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह और भी अजीब था। उसकी कई आंखें थीं और सिर पर 2 सींग थे। वह एक बड़ी तेज बाइक पर सवार था जो खतरनाक दिख रही थी। उसकी बाइक के दोनों तरफ भारी मशीन लगने लगी थी। बॉस ने उसे पहचान लिया।
उसने अपने साथियों से कहा, घबराओ मत, ये अकेला ही है। उन्होंने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन वह अजनबी जिसका नाम राइडर था अपनी बाइक को इतनी तेजी से चला रहा था कि एक भी गोली उसे नहीं लगी। बॉस गुस्से में झल्ला गया और पूरी ताकत से उसकी ओर झपटा। राइडर ने अपनी एक जोरदार धमाका हुआ। जब धूल का गुबार हटा तो बॉस ने अपनी जगह पर देखा, नीचे कुछ भी नहीं था। ये क्या हुआ? वह हैरान रह गया। फिर धूल के बीच से राइडर हवा में उछला। उसकी बंदूक से हरी चमक निकली। बूम! एक जबरदस्त हमला हुआ। जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। मोरी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। राइडर ने अपनी बाइक को झटके में रोका। उसने चारों ओर देखा, फिर उसकी नज़र मोरी पर पड़ी। मोरी सहमा हुआ था। उसकी आंखों में डर था। राइडर ने अपनी कई आंखों से उसे देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, तो ये रहा छोटा बच्चा। मोरी ने घबराकर उसकी ओर देखा। तभी राइडर ने अपनी पीठ से एक छोटा रोबोट निकाला। मिलिए एनी से, उसने कहा, इसे मैंने खुद बनाया है। एनी ने मोरी को स्कैन किया और रिपोर्ट दी, यह इंसानी बच्चा है। राइडर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चिंता मत करो छोटे, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। मोरी को समझ नहीं आया कि इस पर भरोसा करे या नहीं। राइडर ने उसे चलने का इशारा किया। मोरी हिचकिचाया। राइडर की नज़र अचानक मोरी के कपड़ों पर गई। उसके कपड़े पर एक अजीब सा चिन्ह बना था। राइडर ने उसे ध्यान से देखा और फिर ठहर गया। एक पल के लिए वह एकदम चुप हो गया। फिर अचानक वह जोर से हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। फिर उसने मोरी की तरफ देखा, लंबी सांस ली और गहरी आवाज में बोला। वह हंसते हुए बुदबुदाया, अब तो बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद वह झटपट अपनी बाइक पर चढ़ा और बोला, मोरी अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है। फिर तेजी से चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस अजीब से निशान के बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि वह अभी अभी अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। एनी ने उसे डरपोक कहा, जिससे गुस्से में आकर राइडर ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया। वह शिकायत करता है कि उसका गला सूख गया है। तभी किसी ने उसे पानी की बोतल थमा दी। उसने बिना सोचे समझे धन्यवाद कहा और जैसे ही पीने लगा अचानक रुक गया। उसे अजीब सा एहसास हुआ। जब उसने नीचे देखा तो देखा कि बोतल पड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मोरी था। राइडर चौंक कर चिल्लाया और उसे बाइक से धक्का देने की कोशिश करने लगा। तभी एक छोटा सा पत्थर उनके रास्ते में आ गया और वे दोनों जोर से गिर पड़े। कुछ देर बाद राइडर की आंख खुली। उसका सिर दर्द से फट रहा था। जब उसने अपने चारों ओर कुछ लिपटा हुआ महसूस किया तो उसने उन्हें उठाया। ये कुछ पुराने पत्थर थे। तभी अचानक मोरी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी लग रही थीं। राइडर का दिल तेजी से धड़कने लगा। एनी हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जाग गए, हम चिंता कर रहे थे, इसलिए किसी ने तुम्हें ढक दिया और आग जला दी ताकि ठंड न लगे। राइडर अभी भी घबराया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसने राहत की सांस ली। एनी ने उसे पानी पीने को कहा। राइडर ने धीरे से सिर हिलाया। मोरी जल्दी से भागकर पानी की बोतल लाने गया, लेकिन एक छोटा सा पत्थर उसके रास्ते में आ गया, जिससे वह लड़खड़ा गया और पूरी बोतल राइडर के चेहरे पर गिर गई। राइडर पूरा भीग गया। मोरी अपनी गलती समझते ही जल्दी से अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। राइडर ने उसे ध्यान से देखा। मोरी अपने सामान को शांति से छांट रहा था। तभी राइडर की नज़र उसके पास रखे एक अजीब से निशान पर पड़ी। अचानक उसे सब कुछ समझ में आने लगा। वह वही निशान था, 7 उंगलियां, जो ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। ये केवल उसी का असली मालिक या उसके द्वारा अनुमति प्राप्त लोग धारण कर सकते थे। इसे दूसरों को दिखाकर धमकाना मानो खुद अपनी मौत को बुलावा देना था। राइडर बेचैन हो गया। उसने अनायास ही अपने गले को छुआ, लेकिन फिर वह सोचने लगा, एक लड़का जो थोड़ा भोला लगता है लेकिन जिसके पास यह अनमोल निशान हर जगह अंकित है और जिसकी चिट्ठियां महंगे कागज पर लिखी हैं, उनमें भावनाएं भरी हैं, इसका एक ही मतलब हो सकता है। अगर वे इस बच्चे को सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं तो उन्हें जरूर इनाम मिलेगा। एनी ने शिकायत की कि उसकी बैटरी खत्म हो रही है। राइडर ने मोरी से कहा कि वह थोड़ा आराम कर ले। उसकी बाइक धीरे धीरे गायब होने लगी, इसलिए उसने रेगिस्तान का मुआयना किया और रास्ता याद कर लिया। इस दौरान एक छोटी छिपकली उन्हें देख रही थी। राइडर गर्व से बोला, इस दुनिया में किसी की जान बचाने वाले लोग बहुत कम हैं।
कुछ समय बाद वह छिपकली अपने साथी को ढूंढ लेती है, लेकिन दूसरी ओर उसकी पूरी बिरादरी उसके मरने का शोक मना रही होती है। लेकिन मोरी और राइडर, वे अब भी रेगिस्तान में भटक रहे थे। राइडर कुछ बोलने ही वाला था कि उसने देखा मोरी कहीं और ध्यान लगाए खड़ा था। झुंझलाकर वह बोला, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? लेकिन मोरी जवाब देने के बजाय एक अजीब सा कीड़ा खाने में व्यस्त था। राइडर का मुंह खुला का खुला रह गया। वह जल्दी से दौड़कर मोरी को वह कीड़ा थूकने के लिए कहने लगा। जब मोरी ने आखिरकार वह कीड़ा बाहर निकाला तो राइडर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि मोरी उसकी बाइक के ट्यूब को निकाल रहा था। राइडर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें छूने से पहले एक बार पूछना चाहिए, समझे? कुछ देर बाद मोरी गलती से एक दलदल में गिर गया। उसे किसी तरह बाहर निकालने के बाद राइडर ने फिर से उसे डांटा। थक हार कर राइडर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने जीवन के फैसलों पर सोचना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने देखा कि मोरी कुछ बना रहा था। धीरे धीरे वह उसके पास गया, ये देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। मोरी ने कुछ बुदबुदाया और अपनी बनाई हुई तस्वीर दिखा दी। राइडर को समझ नहीं आया, लेकिन उसने एक डिब्बे पर मोरी लिखा देखा और सोचा, क्या ये उसका नाम है? उसने चित्र में बने एक काले जैकेट वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया और पूछा, ये काली चीज क्या है? मोरी ने उसके चेहरे की ओर इशारा किया। राइडर चौंक गया। उसने फिर से गौर से देखा। वह बहुत देर तक उस चित्र को देखता रहा। यह पहली बार था जब किसी ने उसे चित्रित किया था। एनी मुस्कुराकर बोली, तुम तो खुश लग रहे हो। राइडर फौरन इनकार में सिर हिलाने लगा। एनी ने हंसते हुए कहा, देखो गोल गोल आकृति बनी है, शायद मैं ही हूं। निरीक्षण की क्षमता तो ठीक है, पर कला में सुधार की जरूरत है। मैं इसे +C नंबर दूंगी। राइडर मुस्कुराया और बोला, अगली बार मुझे ज्यादा कूल तरीके से बनाना, ठीक? और इसी तरह रात बीत गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ राइडर एक चट्टान पर खड़ा होकर दिशा का अंदाजा लगा रहा था। उसने अनुमान लगाया, अगर हम अगली पहाड़ी पार कर लें तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसकी झुंझलाहट बढ़ गई जब उसने देखा कि मोरी बिना सुने ही अचानक दौड़ पड़ा। गंतव्य की ओर बढ़ते हुए राइडर देखता है कि माई बिना सुने ही भाग खड़ा होता है। उसे गुस्सा आ जाता है और वह चेतावनी देता है कि अगर माई जल्दी नहीं करेगा तो उसे पीछे छोड़ देगा। लेकिन तभी उसकी नज़र मोर पर पड़ती है, जो एक अजीब से प्राणी के साथ खड़ा है। राइडर उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि क्या यह कोई जंगली जानवर है। तभी जमीन हिलने लगती है और उसी तरह का एक और बड़ा प्राणी बाहर निकलता है। यह छोटे जीव की रक्षा के लिए आया था। वह अपना जलता हुआ हाथ मोर के कंधे पर रख देता है, जिससे उसकी पूरी देह से गर्म लपटें निकलने लगती हैं। राइडर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं मोर जलकर राख न हो जाए। घबराकर वह तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और प्राणी पर निशाना साधकर गोली चला देता है। बड़ा प्राणी फुर्ती से छोटे को बचाने के लिए आगे आ जाता है, जबकि राइडर दौड़कर मोर की ओर बढ़ता है। जब वह उसके पास पहुंचता है तो डर से उसका दिल बैठ जाता है। मोर की देह पर आग जल रही थी। उसकी आंखों में चिंता भर आती है। उसे लगता है कि मोर पूरी तरह जल जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर कुछ अनोखा होता है। मोर की चादर अचानक हवा में लहराने लगती है और किसी जादू की तरह आग को एक एक कर बुझाने लगती है। कुछ ही पलों में सारी लपटें खत्म हो जाती हैं और मोर बेहोश होकर गिर पड़ता है। राइडर और एनी ये देख स्तब्ध रह जाते हैं। राइडर घुटनों के बल बैठकर मोर को छूता है, ये देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। जैसे ही वह उसे जांचता है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। गुस्से में वह उठता है, बंदूक उठाकर बड़े प्राणी पर तानता है और जोर से चिल्लाता है। बड़ा प्राणी अपने बच्चे को बचाने के लिए फिर से आगे आता है और कुछ कहता है, लेकिन राइडर उसकी भाषा नहीं समझता। राइडर गुस्से में कहता है, क्या तुम सिर्फ मासूम बनने का नाटक कर रहे हो? लेकिन जैसे ही वह पूछता है कि क्या ये उसका अकेला बच्चा है, बड़े प्राणी के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। राइडर नाराज होकर कहता है, तुम्हारा बच्चा तो बच गया, लेकिन मेरा लगभग जल ही गया था। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के जमीन फिर से कांपने लगती है। एनी डर कर कहती है, राइडर, कुछ जमीन के नीचे से आ रहा है। अगले ही पल एक विशाल कीड़े जैसा प्राणी जमीन से बाहर निकलता है और राइडर व मोर के चारों ओर घूमने लगता है।
राइडर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह तो एक वयस्क है, वह बुदबुदाता है। उसे तुरंत मोर को बचाने का ख्याल आता है, लेकिन जो अगला होता है वह राइडर को पूरी तरह चौंका देता है। बड़ा प्राणी धीरे से छोटे को हल्के से सिर से टकराता है, जैसे उसे कुछ समझा रहा हो। फिर दोनों प्राणी राइडर की ओर सिर झुकाकर माफी मांगते हैं। राइडर हैरान रह जाता है। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? वह गुस्से में बोलता है। लेकिन फिर छोटा प्राणी मोर के पास आता है और उसे एक चमकता हुआ पत्थर थमा देता है। मोर चकित होकर उसे देखता है, फिर अपने बैग में हाथ डालकर कुछ खोजता है। थोड़ी देर बाद वह बैग से एक पंख निकालता है और छोटे जीव को दे देता है। छोटे जीव की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वह उत्साह में उछलने लगता है और फिर दोनों बड़े जीव पर चढ़कर वहां से चले जाते हैं। जाने से पहले वह छोटा पीला जीव मोर को देखकर खुशी से हाथ हिलाता है। राइडर मोर की ओर देखता है जो अपनी चादर कसकर पकड़े हुए था। वह मोर से कहता है, तुम जिंदा हो सिर्फ इसकी वजह से। यह साधारण कपड़ा नहीं है, यह जादुई है। यह तुम्हें सुरक्षित रखता है और शायद तुम्हारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। मोर मुस्कुराता है और खुशी से राइडर के चारों ओर घूमने लगता है। रात होते ही वे आग के पास जमीन पर सो जाते हैं। राइडर आग की लपटों को देखता है और सोच में पड़ जाता है। फिर वह एनी को पुकारता है और आदेश देता है, इंसानों के बारे में जानकारी दिखाओ। एक डिजिटल स्क्रीन जगमगा उठती है। एनी कहती है, हमारे पास बस इतना ही डेटा है। राइडर धीरे से सोचता है, इस बच्चे की मां कहां होगी? एनी उलझन में पड़ जाती है। राइडर गहरी सांस लेकर समझाता है, हमसे अलग इंसानों की प्रजाति अलग तरह से बढ़ती है। वह आगे कहता है, बहुत समय पहले जब पृथ्वी के असली मालिक थोड़े समय के लिए अंतरिक्ष में गए थे और वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि कई नई प्रजातियां उभर आई थीं। उनमें से एक थी इंसान, एक ऐसी प्रजाति जो लालच और हिंसा से भरी हुई थी। इंसानों ने खुद को समझ लिया था कि सब कुछ उन्हीं का है, यहां तक कि दूसरे इंसान भी। धीरे धीरे उनकी आबादी कम होने लगी और अंततः वे विलुप्त हो गए। राइडर सोचता है, शायद वे शक्तिशाली लोग अपने बच्चों की ज्यादा परवाह नहीं करते थे। वह मोर की ओर देखता है जो मासूमियत से सो रहा था। धीरे से वह उसके नन्हे हाथों को देखता है। अचानक मोर उसका अंगूठा पकड़ लेता है। यह महसूस होते ही राइडर का दिल पिघल जाता है। मुस्कुराते हुए वह हल्के से मोर के गाल को छूता है। आजकल इंसानों को खाने को बर्बर कहा जाता है। राइडर धीरे से मोर के पत्रों में से एक निकालता है और उसे वैलेंटाइन के सामने रखकर पूछता है, क्या तुमने पहले यह निशान देखा है? उसके चेहरे पर हैरानी और असहजता झलकती है। वह धीरे से कहता है, यह मेरी भुगतान की निशानी है। वह एक पल रुककर सोचता है और फिर याद करता है, मैंने इसे एक व्यापारिक सौदे के दौरान देखा था, शायद इसी शहर में। राइडर के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या यह हमारा घर है? वह घबराहट में पूछता है। वैलेंटाइन गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाता है। वह मोर के काले बालों की ओर इशारा करते हुए कहता है, जिस आदमी से मैंने सौदा किया था उसके भी काले बाल थे। राइडर के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगता है। लेकिन हम यहां क्यों आए हैं? वह परेशान होकर पूछता है। वैलेंटाइन उसकी आंखों में देखता है और रहस्यमयी स्वर में कहता है, इसका एक कारण है, सौदेबाजी और संघर्ष। राइडर अपनी बाइक के लिए कुछ पार्ट्स खरीदने की कोशिश करता है। बातचीत जल्द ही गर्मागर्म बहस में बदल जाती है। मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, वैलेंटाइन सख्ती से कहता है, और मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। राइडर पलटकर जवाब देता है। दोनों के बीच जोर जोर से बहस होने लगती है। उधर माई और एनी हंसते खेलते हैं, जैसे उन्हें इस झगड़े से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिरकार वैलेंटाइन एक आखिरी कीमत तय करता है, 100 क्रेडिट, इससे कम नहीं। राइडर गुस्से में अपनी सारी चीजें जमीन पर पटक देता है। अब तुम ही बताओ, मैं इसे कैसे चुका सकता हूं? एनी सुझाती है, हम 70% चार्ज वाली बैटरी बेच सकते हैं। राइडर उसे घूर कर देखता है। क्या तुम पागल हो? इतनी बढ़िया बैटरी बेचना बेवकूफ़ी होगी। एनी सोचते हुए कहती है, तो फिर मोर के पत्र बेच दो। राइडर गुस्से में हंस पड़ता है। क्या तुम चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं? रहस्यमयी पीला पत्थर। तभी राइडर को वह पीला पत्थर याद आता है जो उस अजीब प्राणी ने उसे दिया था। वह पत्थर निकालकर वैलेंटाइन के सामने रख देता है।
ये कितने का बिकेगा? वह उम्मीद भरी नजरों से पूछता है। मोर बेचैन हो जाता है। उसका चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ जाता है। वेलेंटाइन पत्थर को घूरता है और फिर अचानक उसे जोर से टुकड़ों में तोड़ देता है। तुमने ये क्या किया? मोर गुस्से में चिल्लाता है और वेलेंटाइन पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन राइडर उसे पकड़ लेता है। वेलेंटाइन शांत स्वर में कहता है, ध्यान से देखो। टूटा हुआ पत्थर कांपने लगता है, फिर धीरे धीरे खुद को जोड़ने लगता है। राइडर और मोर अविश्वास से उसे देखते हैं। वेलेंटाइन मुस्कुराता है। ये रोशनी को सोखता है, इसलिए ये रात में चमकता है। राइडर की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो क्या ये कीमती है? वेलेंटाइन सिर हिलाता है। पहले था, अब ये इतना आम हो गया है कि इसकी कोई कीमत नहीं बची। अजनबी हाथ राइडर निराशा में पत्थर नीचे गिरा देता है। माए उसे पकड़ने के लिए झपटता है, लेकिन वह लुढ़क कर भीड़ में चला जाता है। माए पत्थर को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला होता है, एक काला नुकीला हाथ अचानक पत्थर को पकड़ लेता है। माए चौंक कर ऊपर देखता है। एक अजीब एलियन जिसकी 4 भयानक हाथ हैं उसकी ओर झुकता है और फुसफुसाता है, बहुत प्यारा। खतरा बढ़ता है। डर से कांपता हुआ माए पीछे हटता है, लेकिन एलियन अचानक मोर की गर्दन पकड़ता है और उसे अपने कपड़ों के नीचे एक रहस्यमयी जगह में खींच लेता है। माए भी अंदर गिर जाता है। एलियन एक पल के लिए मोर को घूरता है, फिर जल्दी से अपने कपड़े कसकर बंद कर लेता है। मोर गायब है। माए अंधेरे में फंस जाता है। वह घबराकर दरवाजे को पीटता है, कोई है? मदद करो। उधर राइडर अचानक बेचैन हो जाता है। मोर कहाँ गया? वह चारों ओर देखने लगता है। तभी उसे एक अजीब एलियन दिखता है जो धीरे धीरे खिसकने की कोशिश कर रहा है। एलियन पीछे मुड़कर डरपोक निगाहों से राइडर को देखता है। राइडर का शक गहरा जाता है। रुको! वह चिल्लाता है और एलियन के पीछे भागता है। पलायन और पीछा। एलियन भीड़ में घुलने की कोशिश करता है, लेकिन राइडर तेजी से आगे बढ़ता है। अचानक एलियन पुल से कूदकर नीचे एक और पुल पर उतर जाता है। राइडर गुस्से में चिल्लाता है, तुम भाग नहीं सकते। एनी रिपोर्ट करती है उसके कपड़ों के अंदर 6.8 डिग्री सही तापमान वाला एक जीवित प्राणी है। राइडर तेजी से रास्ता काटने की योजना बनाता है। मुझे उसे घेरना होगा। वह दांत भींचकर दौड़ता है। एनी इलाके को स्कैन करके 3 संभावित रास्ते निकालती है और कहती है, रूट 2 सबसे संभावित है। राइडर पूरी रफ्तार से दौड़ता है। उधर एलियन एक छिपने की जगह खोज रहा होता है। राइडर अचानक एक पुल की ओर मुड़ता है, ठीक उसी समय जब एलियन एक यू टर्न लेता है। एक महिला एलियन बच्चों को अपना शानदार आर्ट। राइडर दौड़ते हुए उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। वह गुस्से से चीखती है, मेरा मास्टरपीस। लेकिन राइडर अब किसी की नहीं सुनता। उसे मोर को बचाना है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।